गाइस, जय जोहार। लास्ट वीडियो में हमने देखा था लाहौरी शाखा, रतनपुर शाखा दोनों कंप्लीट कर चुके थे हम कलचुरी डायनेस्टी का, है ना। अब हम लोग देखने वाले थे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन की, है ना। 741 ईयर्स रूल किया, इनका एडमिनिस्ट्रेशन हम देखने वाले थे कि किस तरह से इनकी एडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिवीज़न देख लेते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जैसे आज हमारे पास है सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट काम करती है, ठीक है। उसके अंदर फिर डिस्ट्रिक्ट होता है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर फिर ब्लॉक होता है, ब्लॉक के अंदर फिर हम लोग को डिवीज़न देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो है ऐसे सिस्टम पहले भी हुआ करता था। तो कलचुरी के समय ये कुछ इस तरह हुआ करता था। चलिए देखते हैं इसे। सबसे ऊपर आता था राष्ट्र, ठीक है। राष्ट्र यानी एक पूरा स्टेट, यानी पूरा उनका राज्य, जितना जो राज्य है उसे राष्ट्र कहते थे वो, ठीक है। फिर राष्ट्र के अंदर आता था विषय, ठीक है, जिसके हेड को कहते थे विषयपति। ये जिला के जैसे हम लोग इसे देख सकते हैं एज अ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। फिर आता था देश या जनपद, जिसका हेड होता था महामंडलेश्वर, ठीक है। ये है ग्रुप ऑफ 1 लाख विलेज, ग्रुप ऑफ 1 लाख विलेज देश या जनपद कहते हैं, ठीक। उसके बाद आता था मंडल का जो हेड होता था वो मांडलिक होता था। ये 50,000 विलेज, ठीक है, 50,000 विलेजेस को मिलाकर एक मंडल बनता था, ठीक है। उसके बाद आता था गढ़ में 84 गांव आते थे। उसका जो हेड होता था उसको दीवान, ठाकुर, गढ़ाधिकारी बोलते थे। इसे एज अ ब्लॉक देख सकते हैं, ठीक है। फिर 12, इसके बाद 12 आता था जो 12 गांव को मिला के होता था। और दाऊ या तालुकाधिपति, है ना, यहाँ के हेड होते थे। और लास्ट सबसे छोटी यूनिट थी, स्मॉलेस्ट, वो थी गांव के हेड होते थे गौटिया। तो हम लोग नीचे से ऊपर भी देख सकते हैं। सबसे छोटा है गांव, 12 गांव को मिला के है 12, ठीक है। उसके बाद 12 × 7, है ना, 7, तो ये होता है 84 गांव गढ़ कहलाता था। मंडल 50,000 विलेजेस को कहते थे। देश कहते थे ग्रुप ऑफ 1 लाख विलेज को। फिर उससे ऊपर विषय होता था, सबसे ऊपर राष्ट्र होता था, ठीक है। हेड भी हमने देखा, राष्ट्र का राजा, विषय का विषयपति, देश या जनपद का महामंडलेश्वर, मंडल का मांडलिक, गढ़ का गढ़ाधिकारी, ठाकुर या दीवान, 12 का दाऊ या तालुकाधिपति और गांव का गौटिया। अब देखते हैं हम लोग रेवेन्यू के सोर्सेस क्या क्या थे इनके समय। रेवेन्यू के सोर्सेज की बात की जाए तो यहाँ मैंने थोड़ा कम लिखा है, ठीक है, बट रेवेन्यू के सोर्सेज ज़्यादा थे। कैसे? अगर हम लोग एग्रीकल्चर से इन्हें रेवेन्यू होता था, क्योंकि उस समय एग्रीकल्चर सबसे मेन था, ठीक है। एग्रीकल्चर के अलावा एनिमल हस्बेंड्री, क्योंकि रतनपुर में एक सबसे पुराना हमें मार्केट देखने को मिलता है एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड, ठीक है ना। तो एनिमल हस्बेंड्री होता था, ठीक है, एग्रीकल्चर होता था। तो एग्रीकल्चर में जो मतलब मेन जो हमारे क्रॉप थे वो थे गेहूँ, धान और सरसों। तो इससे रेवेन्यू हो रहा है, ठीक है। अब वेजिटेबल परमिट, जो सब्जी बेचने के लिए परमिट लेना पड़ता था, उस परमिट को बोलते थे युगा। ये युगा परमिट लेने के लिए आपको टैक्स देना पड़ता था, फ़ी देनी पड़ती थी, ठीक है। अब जैसे घोड़ा बेच रहे हो या ख़रीद रहे हो तो आपको 2 पौर, घोड़ा के लिए 2 पौर और हाथी के लिए 4 पौर, ये टैक्स देना पड़ता था। तो ये कुछ सोर्सेस थे, ठीक है। देखो, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, उसके अलावा ये 3 चीज़ें, और उसके अलावा सॉल्ट टैक्स, माइन टैक्स, फिर लैंड टैक्स भी लिए करते थे। माइन टैक्स के बाद लैंड टैक्स, ठीक है। और जैसे बोट पार करना है, बोट से नदी पार करना है तो उसका भी टैक्स हुआ करता था, ठीक है।
तो ये कुछ टैक्सेस से इन्हें रेवेन्यू हुआ था। अब जो भूमि, जो लैंड मेजर करने का जो तरीका था, भूमि का नाप है ना, भूमि का नाप करने का तरीका था हलों की संख्या। हल की संख्या से भूमि का नाप किया जाता था। ठीक है। अब जैसे वेट की बात करते हैं हम लोग, वेट सिस्टम उस समय यूज़ होता था। तो 5 सेरी इज़ इक्वल टू 1 पंसेरी, 5 सेरी इज़ 1 पंसेरी, और 8 पंसेरी इज़ 1 मन, यह है 1 मन। तो ये वेट सिस्टम है, आपको बस इसे याद रखना है। ठीक है। हमने एग्रीकल्चर में हमने रेवेन्यू देखा, हमने मेजरमेंट और वेट करने का तरीका देखा। अब हम लोग थोड़ा इनके रिलीजियस ग्रुप देखते हैं कि इन क्या रिलीजन फॉलो करते थे। तो ये शाक्त रिलीजन फॉलो करते थे। शाक्त यानी शक्ति की पूजा किया करते थे, यानी माता की। तो जैसा आपने देखा सबसे ज़्यादा इन्होंने माता के मंदिर बनाए, महान माया देवी, है ना। तो इसलिए हम इन्हें कहते हैं कि ये शाक्त रिलीजन फॉलो करते थे। एक होता है पैस्चर, चरने, एनिमल चरने के लिए भी टैक्स लिया करते थे। ठीक है। तो ये शाक्त रिलीजन फॉलो करते थे। ठीक। अब ये खुद तो शाक्त रिलीजन फॉलो करते थे, लेकिन हमें एविडेंस मिलता है कि इन्होंने बहुत सारे शिव और वैष्णव टेम्पल बनाए। तो ये दोनों के भी पैट्रोनेज थे। ठीक है। उसके अलावा हमें बौद्ध धर्म के बौद्धकालीन स्टैचू, बौद्ध धर्म के स्टैचू मिले जो कलचुरी कालीन थे, कलचुरी कालीन स्टैचू मिले। ठीक है। रतनपुर से हमें मिला है चंद्रप्रभा जी का मूर्ति। बौद्ध धर्म में जैन धर्म का भी मिला है हमें। बौद्ध धर्म का तो हमें मूर्ति मिला ही है, जैन धर्म का मिला है चंद्रप्रभा जी का, और ऋषभ देव का हमें मूर्ति मिला है जो कलचुरी पीरियड का है। ठीक है। उसके अलावा हमें बौद्ध धर्म के भी पैट्रोनेज थे। तो इनके समय रिलीजियस टॉलरेंस था, हम ये कह सकते हैं। मेन ये शाक्त धर्म फॉलो करते थे, लेकिन शिव और वैष्णव के तो बहुत सारे अबंडेंस में मंदिर मिलते हैं। जैन समय के भी स्टैचू मिलते हैं, यानी पैट्रोनेज थे, और बौद्ध के भी हमें एविडेंस मिलते हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा हम ये देख लिए एक बैकग्राउंड। इसके बाद अगर हम लोग कास्ट के बात करें, कास्ट, तो इस समय कास्ट सिस्टम, वर्ण सिस्टम एविडेंस मिलता है हमें वर्ण सिस्टम का, बट ये रिजिड नहीं था। इस समय वर्ण सिस्टम रिजिड नहीं था। इसमें ऐसा नहीं है कि क्षत्रिय को ही प्रायोरिटी दिया गया था, किंग का राज था, इसका मतलब ये नहीं। क्षत्रिय का तो पोजीशन अच्छा था ही, साथ ही साथ ब्राह्मण हमेशा एडवाइजरी बोर्ड में होते थे, है ना। सेकंड, वैश्य बिजनेस रिलेटेड जो थे, उनकी कंडीशन इस समय अच्छी थी। ठीक है। हमें नहीं का कोई मेंशन नहीं मिलता है, कलचुरी डायनेस्टी में शूद्र का कोई मेंशन नहीं मिलता है। और वर्ण सिस्टम रिजिड नहीं था, ये याद रखेंगे। ठीक है। और इसके अलावा हमें कायस्थ का भी हम लोग को एविडेंस मिलता है कि कायस्थ की भी कंडीशन अच्छी थी। जो कायस्थ थे वो थे बाबू रेवाराम जी कायस्थ थे। ठीक है। उसके अलावा हम कह सकते हैं एक देवपाल मोची ने टेम्पल कंस्ट्रक्ट कराया था। अभी हमने देखा लाहौरी शाखा में, लास्ट वीडियो में हमने देखा था, ये देखिए देवपाल मोची ने विष्णु टेम्पल 1415 में नारायण टेम्पल बनवाया था। तो इससे पता चलता है कि ऊंच नीच की भावना, इतने डिफरेंसेस यहाँ नहीं थे, है ना, सबका सम्मान किया जाता था। ठीक है। तो एक ये पॉइंट हो गया। ठीक है। रिलीजियस पॉइंट कवर कर लिया, कास्ट पॉइंट कवर कर लिया। अब वुमेन्स की कंडीशन की बात करते हैं। जो वुमन की कंडीशन थी, इसको हम लोग कैसे बता सकते हैं उस समय कैसे थी। तो आपको पता होगा जाजल्यदेव फर्स्ट ने, J1 ने सोमेश्वर प्रथम को, S1 को कैप्चर किया था उनके मिनिस्टर के साथ। ठीक है। और ये जो सोमेश्वर फर्स्ट की जो मदर थी गुंड महादेवी, उनके कहने पे सोमेश्वर फर्स्ट और उनके मिनिस्टर को छोड़ दिया था।
तो इससे पता चलता है कि ये माँ की रेस्पेक्ट करते थे, यानी वुमेंस की रेस्पेक्ट करते थे, इसीलिए तो उनकी बात पर छोड़ा। दूसरा, ये खुद शाक्त रिलीजन को फॉलो करते थे, देवी को फॉलो करते थे, इसलिए वुमेन का रेस्पेक्टेबल पोजीशन था, ये हम कह सकते हैं। इसके अलावा हमें R1 रत्नदेव प्रथम की वाइफ का जिक्र मिलता है, नोलन्ना देवी, ठीक है। उसके अलावा हमें लचला देवी जो J1 की वाइफ थी, उसके अलावा हमें राजलला की भी हम लोग को एविडेंस मिलते हैं। तो ये सबसे पता चलता है कि इनका जो पोजीशन था वो रिस्पेक्टेबल था, ठीक है। इनका चीफ क्वीन का पोजीशन का भी पता चलता है हमें, तो कहीं ना कहीं इनका पोजीशन रिस्पेक्टेबल था, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक पॉइंट, एग्रीकल्चर में एक लाखा बाटा सिस्टम हुआ करता था। देखिए क्या लाखा बाटा। अब देखो लाखा बाटा सिस्टम क्या था। देखो जो चिस्म थे ना, चिस्म 1868 में जब वो स्टडी किए तो उन्होंने भी बताया कि हमें एविडेंस मिलता है लाखा बाटा सिस्टम का, जो प्रिवेलेंट था कलचुरी समय में। अब ये क्या था लाखा बाटा सिस्टम? ये था लैंड रोटेशन का। क्या होता था? देखो दो प्रकार के लैंड होते हैं, एग्रीकल्चर लैंड। एक होता है फर्टाइल और एक होता है लेस फर्टाइल, थोड़ा सा कम फर्टाइल है लैंड। तो उस समय जो ज़मींदारी सिस्टम थी ना, उस समय दिया जाता था, लीज पे देते थे ना ज़मीन को किसानों को। तो क्या होता था, हर 12 साल में तो ये लाखा बाटा सिस्टम में हर 12 साल में 12 ईयर में लैंड को रोटेट किया जाता था। जैसे जिसके पास फर्टाइल लैंड है, अब उसको ये वाला ज़मीन दिया जाएगा और दूसरे को ये फर्टाइल लैंड दिया जाएगा जिसे लेस फर्टाइल लैंड था। तो इससे क्या होता था, सभी को अपॉर्चुनिटी मिलता था फर्टाइल लैंड यूज़ करने का, ठीक है। दूसरा, मोनोपॉली प्रिवेंट होता था। मोनोपॉली, किसी को मोनोपॉली नहीं है, एकाधिकार नहीं होता था, और नए लोगों को भी मौका मिलता था। तो ये सिस्टम चला आ रहा था, ठीक है। तो ये है लाखा बाटा सिस्टम। तो एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ये कुछ पॉइंट है जो हम लोग को कवर करना है, ठीक है, कलचुरी में। इसके अलावा हम लोग देखते हैं रीज़न फॉर डिक्लाइन ऑफ कलचुरी। तो भाई कलचुरी डायनेस्टी डिक्लाइन क्यों हुई जब इतने दिन से 741 AD तक ये रूल की अचानक से? इसका रीज़न क्या था? पहला था डिवीज़न ऑफ पावर ऑफ कलचुरी डायनेस्टी। जैसे कि हम जान रहे हैं कलचुरी डायनेस्टी है ना, 2 पार्ट में डिवाइडेड थी, यहाँ रतनपुर, यहाँ रायपुर। अब देखो थी तो ये एक ही डायनेस्टी, बट दो ब्रांच बना ली थी, और ये दोनों ब्रांच में पावर स्ट्रगल चलता था। मतलब पावर स्ट्रगल भले नहीं चल रही है, एक दूसरे पे अटैक नहीं कर रहे हैं भले, है ना, लेकिन मिलिट्री कोऑपरेशन नहीं था, ठीक है, मिलिट्री कोऑपरेशन नहीं था एक दूसरे के साथ, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा इशू था, मिलिट्री कोऑपरेशन नहीं होना, ठीक। अब जैसे कोई रतनपुर पे अटैक कर रहा है तो रायपुर वाला ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक। और हम लोग बोल सकते हैं यूनिटी नहीं थी इनके बीच में इस चीज़ को लेके, ये एक रीज़न है, ठीक है। दूसरा रीज़न है कॉन्स्पिरेसी ऑफ मोहन सिंह। भाई रतनपुर पे 1741 में अटैक किया मराठाओं ने, ठीक है। रतनपुर पे 1741 पे मराठाओं ने अटैक किया। अगर यहाँ अटैक होता ही नहीं तो रायपुर इतना आसानी से मराठाओं के कब्ज़े में नहीं जाता। और यहाँ रतनपुर ब्रांच में आपको पता है मोहन सिंह जो थे सत्ता के लालच में कॉन्स्पिरेसी की, एक वो भी कारण था रतनपुर ब्रांच को कमज़ोर होने का, ठीक है। दूसरा वीक और इनकॉम्पिटेंट रूलर। रघुनाथ सिंह जो रतनपुर के रूलर थे वो क्या हुआ था, ओल्ड और वीक हो चुके थे और अपने सन के डेथ के ग्रीवियंस में थे, दुख में थे,
तो वो केपेबल नहीं थे वॉर लड़ने के लिए, इसलिए उन्होंने सरेंडर कर दिया। दूसरा, रायपुर में अमरनाथ सिंह ने भी ज़्यादा रजिस्ट नहीं किया, ज़्यादा फाइट बैक नहीं किया और सरेंडर कर दिया, एक ये रीज़न था। और दूसरा, मराठा उस समय पावरफुल थे और काफ़ी एक्सपेंशन कर रहे थे और इन्होंने मौका देखकर अटैक किया। तो ये कुछ रीज़न है डिक्लाइन ऑफ कलचुरी डायनेस्टी के, ठीक है। अब हम लोग को पता चलता है कि कलचुरी डायनेस्टी में छत्तीसगढ़ का बात किया गया, गढ़ का बात किया गया। तो हमें पता है जो रतनपुर शिवनाथ नदी से बटा हुआ था, 18 गढ़ रतनपुर के पास थे, 18 गढ़ रायपुर के पास थे। ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? जामबंदी सिस्टम कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? जामबंदी सिस्टम। जामबंदी सिस्टम, ठीक है। ये कल्याण साय ने स्टार्ट किया था, है ना, और देश बही बुक नाम में हमें मिलता है। और खल्लारी इंस्क्रिप्शन ब्रह्मदेव राय के में हमें इन गढ़ों का जिक्र मिलता है, रायपुर के गढ़ों का। तो रायपुर के जो गढ़ हैं उन्हें देखते हैं हम। अब देखो, ये जो गढ़ हैं इनके नाम हमें याद रखने हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि रायपुर के गढ़ कौन से हैं, रतनपुर के गढ़ कौन से हैं, या छत्तीसगढ़ गढ़ जो कलचुरी समय में कौन सा छत्तीसगढ़ों में नहीं आता था, वो नाम आपको अलग करना है। तो देखो, पहले तो ये याद रखना कि शिवनाथ नदी को बेस मानकर डिवीज़न किया गया था 18 गढ़ों का। अब ये गढ़ क्यों बनाए गए थे? रेवेन्यू कलेक्शन के लिए बनाए गए थे। जैसे हम लोग आज डिस्ट्रिक्ट बांटते हैं ना, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, जैसे ये डिस्ट्रिक्ट हो गया, ये डिस्ट्रिक्ट, तो भाई छोटे छोटे जगह से यहाँ से टैक्स कलेक्ट किए, ये टैक्स करके ऐसे करके एरिया डिसाइड करके कलेक्शन होता है। तो रेवेन्यू कलेक्शन के लिए ये सिस्टम बनाया गया था, ठीक है। तो अब रायपुर के 18 गढ़ों की बात करें तो देखो, मैं इसे कैसे याद करता हूँ। रायपुर में जानता है रायपुर के बारे में, वो जानते हैं कि रायपुर में मोहंदी आता है, मोहंदी बोलते हैं, ठीक है, रायपुर और मोहंदी, ठीक है। अब खल्लारी और सिद्धपुर जो है महासमुंद में है, तो ये दोनों एक साथ। फिर राजिम और फिंगेश्वर गरियाबंद में है, तो ये दोनों एक साथ, तो 6 हो गए। देखो, रायपुर के 2 रायपुर और मोहंदी, महासमुंद के 2 खल्लारी और सिद्धपुर, राजी और गरियाबंद के 2 राजिम और फिंगेश्वर, ठीक है, राजिम और फिंगेश्वर। अब आपको 2 याद करना है, सिमगा लवान, ये 2 याद कर लो साथ में, सिमगा और लवान, सिमगा और लवान, ठीक है। अब आपको ये 3 याद करना है। जो दुर्ग डिवीज़न का है वो जानेगा कि दुर्ग में पाटन भी आता है, दुर्ग में सिरसा भी आता है, ठीक है, और दुर्ग खुद भी आता है, तो दुर्ग सिरसा पाटन, ठीक है। अब देखो, अब 1 बज गया, इसको मैं एकलवार को कैसे याद करता हूँ? 1 बज गया, एक कौन सा बचा? अमोरा, एक कौन सा बचा? अमोरा, ठीक है। अब ये हो गया इतना याद। अब इसको कैसे याद करेंगे? शारदा माँ का श्रृंगार करना है, ठीक है, श्रृंगार करना है, शारदा का श्रृंगार, ठीक है, श्रृंगारपुर। अब देखो, 2 जानवर आएंगे, सुअरमर और सिंघनगढ़, और गढ़ वाले 2 हैं, सिंघनगढ़ आएगा तो एक टिंगनगढ़, ऐसे करके आप याद कर सकते हो, ठीक है। देखो, ये याद हो जाएगा, आप कोई ट्रिक बना सकते हो, मैं इसे ऐसे ही याद करता हूँ। रायपुर के 2 रायपुर मोहंदी, ठीक है, महासमुंद में खल्लारी और सिद्धपुर, ठीक है, फिर गरियाबंद में राजिम और फिंगेश्वर, फिर 2 सिमगा और लवान, फिर दुर्ग में दुर्ग पाटन और सिरसा, और उसके बाद फिर आएगा एकलवार, 1 बचा, कौन सा? अमोरा, फिर शारदा का श्रृंगारपुर करो, ठीक है, फिर 2 जानवर आएंगे, सुअरमर और सिंघनगढ़, और गढ़ वाले 2 थे तो एक आएगा टिंगनगढ़, ठीक है। अब हम लोग रतनपुर के 18 गढ़ देखते हैं, रतनपुर के। अब देखो, ये तो आपको इंस्क्रिप्शन से भी पता है, रतनपुर, कोसगई, लाफागढ़ बोलते हैं, कोटगढ़, खरौद, ये सारे ऊपर पड़ते हैं, तो ये आ जाएंगे रतनपुर ब्रांच में, ठीक है। तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। विजयपुर भी इसमें जोड़ लो, ठीक है, सेमरिया, ठीक। अब सेमरिया को याद कर सकते हो आप। याद कौन सा करना है? याद आपको ये करना है, सेमरिया, ठीक है, नवागढ़,
सेमरिया और नवागढ़ को पहले कर लिए, ठीक है। फिर 3 याद करते हैं अपन, मार्टिन, मारो, मदनपुर। मतलब माटी, ये मारो माटी, मारो मारो यानी मेरा, ऐसे मार्टिन यानी भूमि, मेरी भूमि, मदनपुर है, क्या है, मदनपुर। तो इसको ऐसे याद कर लो, ये 3 याद हो गया। 2 क्या हुआ, सेमरिया और नवागढ़, ये 2 याद कर लो, और ये 3 एक साथ, ठीक है। मारो, मार्टिन, मदनगढ़, ठीक। उसके बाद फिर के वाला याद कर लो, केंदा, कंदरी। कंदरी किसको बोलते थे, पेंड्रा। किसको बोलते थे, पेंड्रा को। केंदा, कंदरी, करकट्टी। केंदा, कंदरी और करकट्टी, ये 3 याद करना एक साथ, ठीक है। उसके बाद क्या याद करना, अपरोदा, सोडी। अपरोदा, सोडी, ओखर और पंडर भट्टा। देखो इसका ट्रिक नहीं है ना, बहुत आप अगर कुछ बना सकते हो तो बना लो, क्योंकि ये आपको याद तो करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे कुछ ये 18 गढ़ हो गए हमारे रतनपुर के। अब कलचुरी पीरियड में कॉइन्स चलते थे। कॉइन्स कौन कौन से चलते थे, तो देखो 4 कौड़ी है ना, 4 कौड़ी 1 गंडा, 5 गंडा 1 कौड़ी, 20 कौड़ी 1 दोगानी, 16 दोगानी 1 रुपये। तो ऐसा जो सिस्टम था ये कॉइन चलते थे। जैसे हमारा होता है ना 100 पैसा 1 रुपये, ठीक है, 1 रुपये, 10 रुपये, है ना, ऐसे करके हम लोग बना सकते हैं। वही है सिस्टम। पैसे, आना, 1 आना इक्वल टू दिस, ऐसे ही है। 4 कौड़ी इक्वल टू 1 गंडा, 5 गंडा इक्वल टू 1 कौड़ी, 20 कौड़ी इक्वल टू 1 दोगानी, 16 दोगानी इक्वल टू 1 रुपये, ठीक है। फिर एक पंचकुल सिस्टम चला करता था कलचुरी पीरियड में। पंचकुल सिस्टम चलता था। ये क्या था, ये एक इंस्टीट्यूशन था फॉर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विलेजेस। इसमें 5 से 10 मेंबर हुआ करते थे, जिसका हेड होता था महत्तम, और जो मेंबर होता था वो महत्तर कहते थे। मेंबर को महत्तर और हेड को महत्तम। सिटी हेड को बोलते थे पूर्व प्रधान, और रूरल हेड को गौटिया या ग्राम भोगी या ग्राम कुट बोलते थे, ठीक है। रतनपुर सिटी के 5 डिवीज़न थे। वो डिवीज़न के नाम मैं नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता उसे याद करने की ज़रूरत है, ठीक है। और ये जो पंचकुल सिस्टम होता था उसमें 6 ऑफिसर हुआ करते थे। एक पुलिस ऑफिसर, पटेल, तहसीलदार, लेखक, शुल्क लेने वाला और प्रतिहारी। प्रतिहारी को हवलदार के जैसे भी हम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, पुलिस ऑफिसर, पटेल, तहसीलदार, लेखक, है ना। अब लिखने के लिए लेखक है, तहसीलदार नाप झोंक करने के लिए होगा, पटेल इंस्ट्रक्ट करने के लिए होगा, शुल्क लेने वाला शुल्क रहा, और एक हवलदार यानी प्रतिहार, ठीक है। जैसे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी यानी पंचकुल सिस्टम, यानी जो सारे लोकल बॉडी विलेजेस के जो एडमिनिस्ट्रेशन सही से हो रहा है कि नहीं उसको देख रेख करेगा, उसके लिए एक सिस्टम बना था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के बारे में। तो बहुत सारे पोस्ट थे उस समय, जैसे युवराज। युवराज कौन था, राजा का बेटे को युवराज कहते थे। महामंत्री कौन था, मेन एडमिनिस्ट्रेशन का जो ऑफिसर होता था ना उसे महामंत्री कहते थे। महामात्य कौन था, मुख्यमंत्री बोल सकते हैं, ठीक है। अमात्य कौन था, जितने भी मिनिस्टर होते थे उनको अमात्य कहते थे। अध्यक्ष कौन था, महाअध्यक्ष, चीफ सेक्रेटरी को महाअध्यक्ष बोलते थे, ठीक है। महाप्रतिहार, कम्युनिकेशन जो करता था उसे महाप्रतिहार बोलते थे। महाप्रमाद कौन था, जामबंदी हेड था। जामबंदी जो सिस्टम देखे ना 18 गढ़ों का रेवेन्यू कलेक्शन वाला, उसका हेड। महासंधि विग्रह, संधि किससे करेंगे, फॉरेन से, तो फॉरेन डिपार्टमेंट था। महाकोटपाल, कोतवाल बोलते हैं ना, वैसे कोटपाल, तो क्या करेगा, ये रक्षा करेगा किसका, फोर्ट का, किले का, है ना। और महापुरोहित, पुरोहित तो रिलीजियस मैटर देखते हैं, ठीक है। ऑफिसर देखें, ऑफिसर के बाद तो
शुल्क कौन लेगा? टैक्स कलेक्शन करने वाला। पुट प्रधान सिटी हेड, ग्रामकूट ग्राम हेड, ग्रामा ग्रामिक क्या होता है? ट्रैफिक मैनेजमेंट देखते थे, ग्रामा ग्रामिक, ठीक है। महाभंडार गरिक है ना, भंडार, भंडार किसका होगा? सोना चांदी का, है ना। रेवेन्यू का तो चीफ ट्रेजरर, ट्रेजरी, है ना। महाअधिकृत, बलाधिकृत, है ना, बालाधिकृत, ठीक है, महाबलाधिकृत। अब बल किसके पास रहेगा? जो कमांडर इन चीफ आर्मी का हेड, ठीक है। देखो नैमितिक कौन है? चीफ एस्ट्रोलॉजर, ठीक है। कराधिकार पुरुष कौन है? कर कहाँ से मिलेगा हम लोग को? माइन से। तो कराधिकार पुरुष कौन है? हेड ऑफ माइंस। घटापति, घाट है ना, घाट जो बोट को देखेगा, बोट का देख रेख करेगा, उसको घाटपति बोलेंगे। दांडिक कौन है? जुडिशियल ऑफिसर। और पाटलिक कौन है? पटेल से याद रखो, पाटलिक, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ठीक है। अब हम लोग आते हैं मिलिट्री में 3 पोजीशन थे। महाबलाधिकृत जो कमांडर इन चीफ था, एक था महापिलुपति, ठीक है, जो एलिफेंट आर्मी का हेड था। महाअश्वधनिक, है ना, अश्वसाधनिक कौन है? हेड ऑफ हॉर्स आर्मी। पुलिस में दंडपाशिक, सबसे हाई रैंक पुलिस ऑफिसर को दंडपाशिक था। दुष्ट साधक, जो दुष्ट को पकड़ता है, यानी थीफ को पकड़ता है। चार्ट, प्रोटेक्ट द पब्लिक प्रॉपर्टी। और भाट पीस एंड ऑर्डर। भाट यानी बात करना, शांति समझौता, यानी पीस ऑर्डर, ठीक है। रेवेन्यू में महाप्रमात हम लोग देखे, रेवेन्यू चीफ। और सॉल्किक देखे, टैक्स कलेक्शन। देखो सॉल्किक यहाँ देखे, टैक्स कलेक्शन। और हम लोग महाप्रमात देखे, जामबंदी है। जामबंदी सिस्टम भी टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम में था, ठीक है। तो यहाँ हमारा कंप्लीट होता है एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड बातें, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि इनके समय जितने लिटरेचर से रिलेटेड पोएट और लैंग्वेज थे उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो इनके समय का लिटरेचर हम लोग देखें तो इससे पहले संस्कृत इनके समय प्रिवेलेंट था, प्राकृत भी यूज़ होता था, बट संस्कृत हम लोग को, ठीक। तो सबसे पहले जो कवि आए वो आए गोपाल मिश्र। वो कौन आए? गोपाल मिश्र। तो गोपाल मिश्र ने राज सिंह के कोर्ट में थे, हमें पता है। जैसे इन्होंने लिखा खूब तमाशा। इन्होंने क्या लिखा? खूब तमाशा, ठीक है। अब खूब तमाशा लिखा। दूसरा इन्होंने लिखा जेमिनी, ठीक है। इन्होंने लिखा जेमिनी, ठीक। फिर तीसरा इन्होंने लिखा चिंतामणि, भक्ति चिंतामणि, ठीक है। फिर इन्होंने लिखा सुदामा चरित्र और लिखा राम प्रताप। अब देखो इसे याद कैसे करेंगे? तो देखो पहले तो खूब तमाशा इनका याद रखना, सबसे फेमस है। अब भाई तमाशा क्यों हो रहा है? क्योंकि इनको जेमिनी मिला, जैम मिला इनको, ठीक है। अब जेमिनी मिला तो चिंता करेंगे, चिंतामणि, ठीक है। अब हम लोग देखें कि भक्ति चिंतामणि है ना, तो भक्ति किसका कर रहे हैं? कृष्ण भगवान का। तो कृष्ण भगवान के फ्रेंड कौन थे? चलो वो ऐसे याद नहीं रखते। तो देखो खूब तमाशा क्यों हो रहा है? क्योंकि इनको जैम मिला और ये चिंता कर रहे हैं क्योंकि इनके पास जैम है, ठीक है। जैम यानी हीरा, ठीक। अब देखो ये गोपाल किसको बोलते हैं? कृष्ण जी को। तो गोपाल जी के मित्र कौन है थे? सुदामा। तो सुदामा चरित्र इन्होंने लिखा एक, ठीक है। अब कृष्ण है तो राम भगवान भी आएंगे, तो राम प्रताप भी लिखेंगे। तो ये 5 बुक के नाम हम ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। अब ये याद रखना कि जो राम प्रताप जो इनका बुक है वो अधूरा लिखा इन्होंने कंप्लीट नहीं कर पाया। इसको कंप्लीट किसने किया? इनके बेटे माखन मिश्र ने। किसने? माखन मिश्र ने, ठीक है। अब गोपाल मिश्र को वाल्मीकि ऑफ छत्तीसगढ़ कहा जाता है, ये याद रखेंगे, इसलिए इनके सारे बुक इम्पॉर्टेंट हैं। माखन मिश्र के बुक देख लेते हैं। एक तो राम प्रताप हो गया, चांद विलास हो गया, और गोपाल विराचित, ये 2 बुक हैं, ठीक है। अब आते हैं शिवदत्त शास्त्री, पंडित शिवदत्त शास्त्री, ये भी इम्पॉर्टेंट है।
इन्होंने एक इतिहास समुच्चय लिखा और एक रतनपुर आख्यान लिखा, एक रतनपुर आख्यान। अब देखो ये शास्त्री जी हैं तो ये थोड़ा सा इनकी लैंग्वेज टफ होगी, तो इतिहास समुच्चय, समुच्चय लग रहा है सुन के कि ये शास्त्री जी ने लिखा होगा। रतनपुर आख्यान, ये इतिहास समुच्चय है, ये रतनपुर के बारे में है, और जो रतनपुर आख्यान है ये ज़मींदारी के बारे में है। ठीक है। एक नारायण थे जिन्होंने संस्कृत लैंग्वेज यूज़ किया था और इन्होंने लिखा रामभ्युदय, रामभ्युदय करके एक पोयम लिखा। ठीक है। राजशेखर थे, राजशेखर के दोनों जो लिटरेचर है वो इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने लिखा काव्य मीमांसा और एक कर्पूर मंजरी, और एक कर्पूर मंजरी। तो इनके दोनों ही जो क्रिएशन है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बाबू रेवराम, बाबू रेवराम रतनपुर में ही बॉर्न हुए थे। इनको हिंदी, उर्दू, संस्कृत तीनों लैंग्वेज की अच्छी पकड़ थी। ठीक है। इन्होंने ये 3, 4, 5, 6, 7, 8 बुक लिखे। ठीक है। अब इन्हें याद कैसे करेंगे, तो मैं इसे याद कैसे करता हूँ। देखो विक्रम विलास लिखा, तो विक्रम और रत्ना, विक्रम और रत्ना। ठीक। ये लोग कहाँ गए, गंगा, गंगा लहरी, गंगा में लहर लेने गए। ठीक है। और गंगा में लहर लेते लेते ये लोग गीत गा रहे हैं, गीत माधव के, माता के भजन गा रहे हैं। ठीक है। और दोहा भी पढ़ रहे हैं, दोहावली। ठीक है। और भ्रमण कर रहे हैं, ये भ्रमण स्रोत है इसलिए मैं लिखा भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं उसके बाद। और इन लोग ऐसा करके इतिहास लिख दे रहे हैं। ठीक है। तो क्या हुआ, विक्रम विलास, रत्न परीक्षा, गंगा लहरी, गीत माधव, माता के भजन, दोहावली, भ्रमण स्रोत और रतनपुर का इतिहास। तो विक्रम, रत्ना, गंगा में लहर, गंगा किनारे लहर लेने गए, माधव के गीत गा रहे हैं, माता के भजन और दोहा भी पढ़ रहे हैं, और फिर भ्रमण कर रहे हैं और रतनपुर का इतिहास, मतलब इतिहास रच दिया इन्होंने। तो ऐसे करके याद रख सकते हो आप लोग। ठीक है। ये सारी बुक्स। तो यहाँ हमारा कंप्लीट होता है कलचुरी डायनेस्टी, यहाँ हमारा कंप्लीट होता है कलचुरी डायनेस्टी। ठीक है, जो मेन है। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे नागवंश। 2 टाइप के नागवंश है, एक फनी और छिंदक। ठीक है। ये दोनों तो छोटे हैं, ये जल्दी कवर हो जाएंगे। ठीक है। 2 वीडियो में, 2 शॉर्ट वीडियो में। उसके बाद आएगा काकतीय वंश, ये थोड़ा लंबा है, ये लंबा चलेगा काकतीय वंश, है ना। कम से कम 3 से 4 वीडियो ये भी कवर करेगा। उसके बाद हम लोग मराठा में आएंगे और हमारा मॉडर्न पीरियड चालू हो जाएगा। ठीक है। तो गाइस लाइक और सब्सक्राइब करो, है ना, और सपोर्ट प्रोवाइड करो। थैंक यू। एक लास्ट टॉपिक हम लोग का छूट गया था जिसको हम लोग कवर करने वाले हैं, जो कि कॉइन्स है। हम लोग को कलचुरी डायनेस्टी के रतनपुर, कलचुरी डायनेस्टी के रतनपुर जो ब्रांच है उसके जो कॉइन्स थे, ठीक है, वो हमें कॉइन्स मिले, गोल्ड कॉइन मिले, गोल्ड कॉइन और कॉपर के कॉइन मिले जिसमें हनुमान बने हैं। तो वो किसके हैं, जेवन के। ठीक है, वो किसके हैं, जेवन के, क्योंकि जेवन ने सोमेश्वर फर्स्ट को हराया था। ठीक है। फिर जेवन पावरफुल रूलर था। ठीक है। तो गोल्ड कॉइन पब्लिश किया। फिर प्रतापमल, कतार और सिंह, अब प्रतापी है ये, प्रतापमल प्रतापी है, तो ये कतार और सिंह इसके कॉइन्स मिले। ठीक है। फिर जो स्मॉलेस्ट कॉइन मिले वो P2 के मिले। ठीक है। और R2 के सिल्वर मिले, R2 के सिल्वर मिले। तो ये याद रखना है, ये एक लास्ट चीज़ छूट गया था। और यहाँ हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ख़त्म होता है।